देखिए सर, ये APGP का टेस्ट है। इसमें 40 क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, तो सारी APGP आपकी इससे रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से हैं, इनको आप एक बार कर लीजिए। ठीक है, APGP से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा आपका। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर होना है 100 मार्क्स का, उसमें से 40 मार्क्स की मैथ्स आएगी, 40 मार्क्स की मैथ्स आएगी, 40 मार्क्स की फिजिक्स आएगी और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा। ठीक है ना, तो मैं इसी पैटर्न पे बना रहा हूँ पेपर को। देखिए, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इतना, सम ऑफ n टर्म कह रहा है ना, Sn इज इक्व टू हमें दिया है, गिवन किया है, ध्यान से समझना। Sn इज इक्व टू होता क्या है, पहली बात तो देखो, Sn इज इक्व टू होता है नंबर ऑफ टर्म, मान लेते हैं A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN टर्म से, तो उनका सम जो होता है Sn इस तरीके से डिनोट होता है, ये Sn होता है। ठीक है, यहाँ Sn क्या गिवन कर रखा है, देखो 5n स्क्वायर माइनस 3n गिवन किया है। तो यहाँ से अगर मैं S1 निकालता हूँ तो S1 पहला टर्म होता है इसका, देखो S1 इज इक्व टू क्या होगा, A1 होगा, और S2 इज इक्व टू क्या होगा बताइए, A1 प्लस A2 होगा या नहीं होगा। अगर मैं दो टर्म भी निकाल लेता हूँ तो मुझे AP मिल जानी है, Pवां पद निकालना है ना। तो S1 इज इक्व टू क्या होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो S1 की जो वैल्यू आ जाएगी सर 5 माइनस 3 इज इक्व टू 2, और S1 इज इक्व टू 2 आ गया तो A1 इज इक्व टू ही S1 होता है, 2 आ जाएगा। और S2 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, S2 इज इक्व टू बताइए, S2 इज इक्व टू यहाँ से आएगा 5 इंटू, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 20 माइनस 6 हो गया, दिस इज इक्व टू 3 इंटू 2 6 ना। तो 20 माइनस 6 इज इक्व टू 14 आ जाएगा ना, ये आएगा S2। अब देखो यहाँ पे S2 14 आया है और आपके पास A1 2 है, तो आप A2 निकालोगे तो 12 नहीं आ जाएगा, A2 इज इक्व टू 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब सर देखो, A2 की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 12, A2 आपके पास 12 आ गया। अब देखो Pth टर्म क्या होता है, Nth टर्म क्या होता था, Tn इज इक्व टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता था ना, Tn इज इक्व टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता था। तो Pth टर्म कितना हो जाएगा, Tp इज इक्व टू हो जाएगा, A कितना है, ये AP क्या बन रही है, 2, 12 डॉट 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 ये बन रही है। तो A कितना है 2 प्लस N माइनस 1 का मतलब P माइनस 1, Pth टर्म निकालना ना, इंटू डी, इन दोनों का डिफरेंस होता है 10 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 10p माइनस 10, इसका मतलब 10p माइनस 8, 10p माइनस 8 ऑप्शन में ये दे रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 6 एंड अर्थमेटिक मीन इज 6.5, देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। देखो GP और AP होती क्या है, पहली बात अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है दो नंबर A और B दे रखे हैं तो उनकी अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2 से डिफाइन होती है, और उनकी ज्योमेट्रिक मीन AB से डिफाइन होती है। ठीक है ना, AB से डिफाइन, अंडर रूट AB मतलब। तो यहाँ पे A प्लस B/2 की जो वैल्यू दे रखी है 6.5 दे रखी है, देखो मतलब A प्लस B आपको 13 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट AB की जो वैल्यू दे रखी है सर वो 6 दे रखी है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो AB इज इक्व टू 36 आ जाएगा। यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है, बस ख़त्म कहानी। अब इसी तरीके से आप A माइनस बी निकाल सकते हैं, A माइनस बी का स्क्वायर इज इक्व टू आप जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है ना, माइनस ही होगा ना, माइनस 4AB। तो ये क्यों रख रहा हूँ मैं, A प्लस बी आपको दिया है, A प्लस बी कितना है 13, 169 हो जाएगा ये, और माइनस का 4 169 ये हो जाएगा, माइनस का 144 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25,
25 घटाओगे तो a प्लस बी अंडर रूट ऑफ 25, तो सॉरी a माइनस बी, तो a प्लस बी देखो आपके पास 13 है और a माइनस बी आपके पास कितना है 5 है। तो इनसे a की वैल्यू जोड़ दोगे तो a आ जाएगा, तो a की वैल्यू 9 आ रही है यहाँ से और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्व टू कितना आ जाएगा, b इज इक्व टू 4 ना, b इज इक्व टू कितना आ जाएगा 4, ठीक, b इज इक्व टू 4 आ जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, डिफरेंस क्या निकालना है, देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। ध्यान दीजिएगा, नंबर होता तो ऑप्शन में इससे भी चेक कर लेते ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर कह रहा हो तो स्क्वायर क्या होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालो कह रहा है, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर निकालो कह रहा है। 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 65 आ जाएगा ना, 6 5 11 होता है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इस क्वेश्चन को भी देखो। इफ ए बी सी आर इन ए पी, देखिए आप तरीके से जो क्वेश्चन का पैटर्न होना है ना उस तरीके से करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, याद नहीं रहते हैं शॉर्टकट। कहीं पे शॉर्टकट लगता है तो वो तो सही है, लेकिन हर जगह पे शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते। ए बी सी आर इन ए पी, एक्स वाई जेड आर इन जी पी। ए बी सी ए पी में है, एक्स वाई जेड जी पी में है। जैसे ही आपने ये देखा ना तो ये क्वेश्चन वैसे ही आपको समझ में आ गया, ये रिलेशनशिप निकालनी एक्स वाई जेड में, और ए प्लस में आ रहा है, ए और बी और सी प्लस में है और एक्स वाई जेड प्रोडक्ट में है, तो आप खुद ही समझिए। आप जानते हैं b इज इक्व टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। 3 नंबर यदि ए सी में है, सॉरी ए पी में है, तो ए बी सी कह रहा हूँ, ए बी सी मतलब ये मीन हुआ, ए बी सी में ये बी मीन हुआ, तो बी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस सी बाई 2 होती है, और बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2 होती है। इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं। और इसी तरीके से y की जो वैल्यू होती है, एक्स वाई जेड किस में है कह रहा है, एक्स वाई जेड ये जी पी में है, ये किस में है, जी पी में है। तो ये y मीन को कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स जेड रेस टू दी पावर 1/2, ये होता है नहीं होता है। तो बस ख़त्म कहानी। इसका मतलब अब मैं यदि x रेस टू दी पावर b माइनस सी, वाई रेस टू दी पावर c माइनस a, z रेस टू दी पावर a माइनस b निकालने की कोशिश करूँगा, तो मैं देखता हूँ इसमें x रेस टू दी पावर आपके पास ये वैल्यू कितनी है। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, x रेस टू दी पावर b माइनस सी को ऐसे रहने देता हूँ। पैटर्न देखो इसका, ये y की वैल्यू रख देता हूँ, तो एक्स जेड, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स जेड रेस टू दी पावर 1/2 है ना, इसको मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, एक्स जेड रेस टू दी पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब c माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, c माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, z की पावर a माइनस बी हो गया। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर में कितना आ जाएगा, देखो b प्लस बी माइनस सी, तो ये है बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, प्लस क्या आएगा, c माइनस ए बाई 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, b माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई 2। अभी सॉल्व नहीं करूँगा मैं इसको। और इसी तरीके से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया ना, z की पावर में कितना आ जाएगा, z की पावर में a माइनस बी के साथ c माइनस ए बाई 2 जुड़ जाएगा ना। पावर देखो, ये इसकी x की पावर c माइनस ए बाई 2 भी होगा और z की पावर c माइनस ए बाई 2 भी होगा। z की पावर z वाले के साथ और x की पावर x वाले के साथ जोड़ दी मैंने, तो z की पावर कितना हुआ, a माइनस बी तो रहा, प्लस c माइनस ए बाई 2 एक्स्ट्रा जुड़ गया। अब देखो फिर और हम इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू रख दो, बन गया क्वेश्चन। x इंटू बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी बाई 2 प्लस सी माइनस ए बाई 2, और यहाँ देखो z की पावर a माइनस बी की जगह पे फिर रखो यहाँ पे a प्लस सी बाई 2 प्लस सी माइनस ए बाई 2। सर देखो ये जो a प्लस सी बाई 2 है, a प्लस इस पूरे में देखो, अगर आप इन दोनों का एलसीएम 2 लेते हो तो क्या मिलता है, a प्लस सी प्लस सी माइनस ए से a कटेगा तो a, ये क्या आ जाएगा, x की पावर c मिल जाएगा, x की पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ से c मिलेगा।
ठीक है, ये ज़रा सा इसको ऐसे करो, इतना ही पोर्शन है ना। x की पावर आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। और यहाँ पे कुछ टर्म कुछ गलत जैसा लग रहा है मुझे, x टू दी पावर b माइनस सी प्लस x टू दी पावर b माइनस सी प्लस c माइनस a बाई 2 ना। तो x टू दी पावर हमने जब b की वैल्यू रखी, अच्छा ये एक टर्म मैंने गायब कर दिया, माइनस c भी तो आना चाहिए यहाँ पे, हाँ तभी गड़बड़ हो रहा था ना। ये माइनस c प्लस c कटेंगे ना, ये तो ये x टू दी पावर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, जैसे ये कट के कितना आ रहा था, ये देखो ये वही चीज़ आ जाएगी, a माइनस a आ जाएगा वो, तो ये कटा तो ये z की पावर 0, x की पावर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 का मतलब 1, 1 की पावर 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। पूरी मेथड से देखो इसको, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 4 4 8 एंड सम इज 8 8 9, द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालो वगैरह, कॉमन रेशियो निकालो वगैरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ध्यान से समझना सर इस बात को, यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या रखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसका nth टर्म जो निकालते हैं, लास्ट टर्म होता है tn या लास्ट टर्म इज इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1 होता है। और वो दिया है इसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है 4 4 8, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7 इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आया, तो r टू दी पावर n माइनस 1 की वैल्यू 7 से इसको काटो, 7 6 42, 7 को 28 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकालो कह रहा है, कॉमन रेशियो, द कॉमन रेशियो ऑफ r की वैल्यू ही निकालनी है ना, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और आप n टर्म का सम कह रहे हैं, ज्योमेट्री फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दिया का सम दे रखा है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है ना, r माइनस 1। तो Sn की जो वैल्यू आ जाएगी सर, Sn इज इक्वल टू आ जाएगा a कितना है 7, r टू दी पावर n 7 r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसको अभी ऐसे रहने देता हूँ मैं। Sn की वैल्यू गिवन है ना कितना 8 8 9, और इसको 7 से भाग कर दो। अब आप इस साइड ले जाओ, r की पावर n माइनस 1 की जो वैल्यू, n माइनस 1 की वैल्यू दे रखी है ना, r की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको ऐसा नहीं कर दें, इस एक काम करते हैं, r इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 कर देते हैं। तो नीचे कितना हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा, 7 से ये कटेगा, देखो 7 से ये कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14 और 4 7 7 49, 127 आया। और r ऐसे ही रहने दो, और यहाँ से कितना आ जाएगा 64 r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बचेगा ये, ठीक है। अब आप r की वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे r की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मैं सबसे छोटा नंबर लेके देखता हूँ, r की वैल्यू 127। एक तो तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाल लो आप, वो भी आसान है। 127 से r को मल्टीप्लाई करके माइनस 1, एक तो तरीका ये है। 127 r माइनस 127 इज इक्वल टू 64 r माइनस 1, इधर उधर ले जाके सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है, r की वैल्यू रख लो इसमें, r की वैल्यू इसमें रखोगे तो r की वैल्यू सबसे छोटा नंबर मैंने कहा 2 रखा इस साइड ही, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर देखो तो 64 इंटू 2 माइनस 1, इतना टाइम नहीं लगाना है, फटाफट कर सकते हैं आप इसको। तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 128 माइनस का 1 बराबर 127, तो अपने आप ही आ गया 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक है, और एज वेल एज इन जी पी। सर ये आप याद रख लो, मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, प्रूफ भी करा सकता हूँ मैं। आप कैसे करेंगे प्रूफ इसको, ए पी में नंबर होता है तो ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2,
और वही जीपी में अगर नंबर है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो आप देखो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए सी था, तो यहाँ क्या करो, ये बी की वैल्यू रख दो, ए प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर ए सी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ए प्लस सी का स्क्वायर आप पाओगे तो क्या मिलेगा, ए सी 4ac, मतलब 4ac मिलेगा। और इसी तरीके से जब आप इसको यहाँ लाओगे, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और ये चीज़ क्या होती है, a माइनस सी का स्क्वायर होता है। ये खोल के देखो, a माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर ही होगा ना। ये देखो, इसको खोलो, a माइनस सी का स्क्वायर कितना होता है, इसको खोलोगे तो कितना आएगा, अभी तो ऊपर बताया था यार, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac मतलब माइनस 2ac। ए माइनस सी का होल स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब a माइनस सी बराबर 0 आ गया। ऊपर से देखो a प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, a प्लस सी की जो वैल्यू आ रही थी, a प्लस सी बराबर, हमने क्या पाया, a माइनस सी बराबर 0, तो a बराबर अपने आप ही c आ गया ना, a बराबर c आ गया आपके पास। और दूसरा देखो 2b बराबर a प्लस सी है यहाँ से, तो ये 2b बराबर 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, b बराबर a, तो ये सब बराबर नहीं आ रहे हैं, a बराबर b बराबर c। तो आप याद रख लो इसको, अगर ये सेम नंबर AP और GP में होता है तो उसकी वैल्यू, वो जो नंबर होता है ना सेम नंबर, वो बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। ठीक है, ABC AP में भी हो, ABC GP में भी हो, ऐसा पॉसिबल तभी होता है जब वो a बराबर b बराबर c हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये एप्लीकेशन है, ये जो AP-GP का एप्लीकेशन है, ये प्योर एप्लीकेशन है। AP-GP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, सॉरी मिनिमम वैल्यू कह रहा है। मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है, हम जानते हैं सर AM जो होता है ग्रेटर इक्वल देन GM होता है। अब आप AM ग्रेटर इक्वल देन GM जब लगाएंगे, इसमें AM क्या होता है, दो नंबर आपको दे रखे हैं, उनका AM क्या होता है बताओ, 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर x प्लस 4 टू दी पावर कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। नंबर का एवरेज ग्रेटर इक्वल देन GM क्या होता है, इन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट कर दोगे ना आप, 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर x इंटू 4 टू दी पावर कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ देखो, इस साइड तो ये नंबर मिल गया 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर x प्लस 4 टू दी पावर कॉस स्क्वायर x। यहाँ ग्रेटर इक्वल देन कितना आ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये बेस सेम होने पे पावर ऐड होंगी, 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये चीज़ देखो 4 टू दी पावर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मिलेगा ना, ये 1 होता है, 4 टू दी पावर 1 हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर इक्वल देन 2 इंटू 2 बराबर 4। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है 4 और 4 से बड़ी आ रही, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, लीस्ट नंबर, यही तो हुआ। देखो इतना आसान बन जाता है। तो लीस्ट नंबर कौन है इसमें, 4 लीस्ट नंबर है सर। ठीक है, 4 इज लीस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था वो कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा वो बताओ। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये 4 अंगणितीय श्रेणियां दे रखी हैं। ठीक है, अंगणितीय श्रेणियां दे रखी हैं 4, कैसी दे रखी हैं, 4 अंकगणितीय श्रेणियां हैं, सीरीज है, मतलब श्रेणी की n पदों का योग S1 S2 S3 S4 है। प्रत्येक का पहला पद 2 है, अंतर 1 3 5 7 का है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आ सकता है। S1 अगर मैं निकालता हूं तो S1 2 लिखूंगा। अब अंतर कितने का है, 1 3, इनके बीच में अंतर कितने का है, पहले में 1 का अंतर है। क्वेश्चन को समझना, ये टर्म दे रखे हैं, पहला पद सबका 2 है, S2 का भी पहला पद 2 है, S3 का भी पहला पद 2 है और S4 का भी पहला पद 2 है, सबका पहला पद 2 है। और इनके बीच में गैप जो है 1 नंबर का है, तो इसके बीच में गैप 1 नंबर का, तो ये 3 आएगा 4 आएगा। इसके बीच में फिर 3 नंबर का गैप है, देखो तो इसमें 3 नंबर का गैप, तो 2 में 3 जोड़ो 5, फिर 5 में 3 जोड़ो 8, AP बन रही है ना। फिर यहाँ गैप कितने का है, 5 नंबर का, तो 7, 2 में 5 जोड़ो 7, 7 में 5 जोड़ो 12, ये हो जाएगी। और यहाँ गैप कितने का है, 7 नंबर का, ये 9, फिर 9 7 16, ये बनी आपके टर्म। अब देखो S1 आपको क्या मिल रहा है सर, S1 बराबर 4 और S2 क्या मिलेगा
S2 बराबर 2 + 5 + 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा? 8 2 10 5 15 मिलेगा, 15 आ गया। अब देखो अगली चीज़ देखो, तो अगली चीज़ अगर हम देखते हैं तो S2 ये आ गया, S3 निकालो, S3 निकालो। इसको मैं 1 को 1n भी लिख सकता हूँ, मतलब Sn भी लिख सकता हूँ, n की वैल्यू 1 रखूँगा, और इसको S2n लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और इसको S3n लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसे दे रखे ना। नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, S3 S1 S2 S3 के फॉर्म में ही दिया है। S3 बराबर कितना दे रखा है? S3 बराबर इन तीनों का सम निकालो, 2 + 7 + 12 सर कितना आएगा? इनको जोड़ोगे तो ये 21 आएगा, 7 2 9 और 12 20 होता है, 21 आ जाएगा। S4 = कितना आ जाएगा? 9 2 11, 1 और 6 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ख़त्म कहानी। अब यहाँ से मुझे चेक करना है कौन सही है। ये 2S3 के बराबर ये तो आएगा नहीं आपका, ठीक है? इनमें से कोई एक, अब आप ऑप्शन से चेक कर लो ना। मैंने क्या लिया, ये ले लिया मैंने, ऑप्शन ले लिया, इसका कोई भी ऑप्शन ले लो, यही देख लेते हैं। चलो S4 और S1 को जोड़ो, तो S4 और S1 को जोड़ो, S4 है 27 और S1 है 4। क्वेश्चन को देख के जोड़ रहा हूँ मैं, तो ये कितना आएगा? 7 4 11, 31 = S2 और S3 को जोड़ो, 5। ये तो बराबर नहीं आ रहा, हमारी वैल्यू ये बराबर नहीं होगी। 9 15 S1 = कितना है सर? 4 क्यों लिख दिया यार मैंने? S1 गलत लिखा है ना मैंने। 3 2 5 4 9 आएगा ना S1, हाँ, तो ये 9 जुड़ेगा ना, 9 7 16 36 आ गया, और यहाँ भी 36 आ रहा था ना, ये तब पता चला हो, ये 36 बराबर आ गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे ना, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे सर। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 51 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273। प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट और थर्ड टर्म का 273 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन को जरा सा और पैटर्न वाइज दिया है उसने, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को भी करने की। कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम 3 नंबर का सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। 3 नंबर होते क्या AP में? A + D, A, A + D होते हैं ना 3 नंबर, तो उनका सम जैसे ही करोगे A - D + A + D करोगे ना सर, तो ये जो वैल्यू आएगी इसका सम जो आएगा वो सम कितना आ जाएगा? D से D कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3A = दिया कितना है? 51 दिया ना, तो A का वैल्यू 17 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, A का वैल्यू 17 आ गया, और क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इसको और इसको प्रोडक्ट करोगे A + B, A - D, A + D, A² - D², इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 273 दे रखी है। तो अब A की वैल्यू इसमें रख दो, 17 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर = 273, तो ये आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, -273 = D²। तो जो D की वैल्यू आ जाएगी सर कितनी आ जाएगी? 4। खुद ही देखो आप D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यहीं पर रख के भी देख सकते थे आप, ठीक है? इसको खोलो तो ठीक हो गया। आप यहाँ पे रख के सीधे भी देख सकते थे, A² - D² = इतना, वही किया हमने, ठीक है? तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। A की वैल्यू 17 आ गई और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखो, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर। अब पता होना चाहिए हार्मोनिक मीन क्या होती है, अर्थमेटिक मीन क्या होती है, हार्मोनिक मीन क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता हो। हार्मोनिक मीन क्या होती है सर? 2AB/A + B होती है, पलट जाएगा ना, A + B अपॉन, ये हार्मोनिक मीन होती है, ठीक है? क्योंकि 1/A 1/B 1/C टाइप के टर्म होते हैं ना, तो 1/B निकालोगे तो सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन = क्या कह रहा है आप देखो, द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर इज़ 4। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन 4 दे रखा है, ठीक है? तो सर इसको आप ऐसे ही कर सकते हो यार, ठीक है? ज्योमेट्रिक एंड द ज्योमेट्रिक मीन G सेटिस्फाई द नंबर इतना, देन द नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होंगे, ठीक है? वो नंबर इनमें से पेयर में से ढूंढने हैं आपने,
तो मैं एक एक करके ये 1 और 3 अगर लेके देखता हूँ तो ज्योमेट्रिक मीन कितनी दे रखी है, हार्मोनिक मीन दिए कितनी रखी है, हार्मोनिक मीन 4 दे रखी है। क्या 4 इन दोनों नंबर से सेटिस्फाई होता है? देखो 2 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज इक्व टू कितना आएगा ये 3 दूना 6/4, ये तो सेटिस्फाई नहीं होता है। और इसको देख लेते हैं 3 और 6 को, 3 और 6 को 4 इज इक्व टू 2 इंटू 18 अपॉन 6 3 9, 9 से ये कटा 2 बार, ये हो गया है, सीधे सॉल्व हो गया है। ठीक है, 3 और 6 आ गया, नंबर रख के देख लो ना, वो नंबर पूछ रहा था, वो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सॉल्व हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन कहता है हमसे इफ x इज ए फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 1/3 देन x लेस देन इन x लाई इज, अच्छा x की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी ये बताओ कह रहा है। x लाई इन द इंटरवल कह रहा है ना हमसे, x लाई इन द इंटरवल कह रहा है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो x लाई इन द इंटरवल कह रहा है, तो x को हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, इफ x इज फर्स्ट टर्म ऑफ GP एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म S इन्फिनिटी बराबर होता है a/1 - r, और इनफाइनाइट टर्म का सम दे रखा है, तो इसका मतलब 1/3 दे रखा है। मैं ले देता हूँ, ठीक है, प्रथम पद इसने सम दिया था, ठीक है, प्रथम पद को हम ले लेते हैं a और r, तब उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये हमें क्या निकालना है, देन x लाई इन द इंटरवल कह रहा है, x इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को इसने x बोल रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 1 - r हो जाएगा, हाँ या ना। तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, x की वैल्यू देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 माइनस r/3 आएगी ना, x की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। और GP में होने के लिए आप जानते हैं मॉड r < 1 होता है, ठीक है। मॉड r < 1 का मतलब क्या हुआ कि r आपका -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, r आपका -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब यही तो हुआ, मॉडुलस की डेफिनेशन ये कहती है। अब देखो अगर r -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, देखो एक चीज़ देखो, अगर 3 > 2 है तो -3 < -2 होता है, हाँ, तो इनइक्वलिटी चेंज करने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस नंबर को -1/3 से मल्टीप्लाई कर देना चाह रहा हूँ, तो -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो ये -1 है <r है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1/3 प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन -r/3 हो जाएगा, और इसका मतलब -r/3 जो होगा मेरा, -r/3 जो होगा 1/3 से बड़ा होगा। और यहाँ क्या था, r जो था 1 से छोटा था, मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, -r/3 ग्रेटर देन हो जाएगा -1/3, तो -r/3 ग्रेटर देन -1/3, ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। अब इसमें क्या कर देता हूँ, मैं 1/3 जोड़ देता हूँ, 1/3 यहाँ भी जोड़ूंगा क्योंकि फंक्शन बन जाएगा ना मेरा 1/3 माइनस r/3, तो 1/3 यहाँ भी जोड़ देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा सर 0, और अंदर जो बनेगा देखो 1/3 माइनस r/3 x है या नहीं है, x लेस देन, यहाँ क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, तो x आपका मिल गया नहीं मिला, 0 और 2/3 के बीच में कहाँ है, 0 और 2/3, तो हाँ ये है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें एक तरीका भी समझाता हूँ मैं आपको। द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ सीरीज कह रहा है, पहली 10 टर्म का सम निकालना है। तो सर देखो 1/21 प्लस 1/77 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म 10 तक पदों तक निकालना है ना, 10 पदों तक का योग है, 10 पदों तक में हम लिख देते हैं इसको। अब देखो इसमें एक काम करो, 1 अपॉन इसको तोड़ दो आप, 3 × 7 लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 7 × 11 लिख सकता हूँ, प्लस अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ 1/11 इंटू, अगला टर्म ये दे रखा है ना, 1/11 × 15 लिख सकता हूँ,
नहीं भी लिखोगे तो 10 टर्म तक निकालना है। देखो सर ध्यान दो, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4 का। तो अगर 4 का गैप है तो मैं एक काम करता हूँ 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करके 3 × 7 + 4/7 × 11, 4 का गैप भी मेंटेन रहा और 4 का गैप भी मेंटेन रहा और वो नंबर भी उसी फॉर्मेट में बन गया। अगर 2 का गैप होता तो ऊपर नीचे 2 होना चाहिए था, यहाँ 4 का गैप है। तो अब क्या करते हैं, जो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, इसका 10th टर्म निकालना पड़ेगा ना। T10 = कितना होगा बोलो तो a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। इनके बीच का गैप कितना है, d कितना आएगा इसमें से, d आएगा क्या है ये, इसमें से इसको घटाएं, d की वैल्यू सम ऑफ 10 टर्म 3 और 10 ना, d कितना आ रहा है सर इसमें देखो गैप कितने का है, मैंने बना दिया ना ये, इसमें गैप कितने का 4 का गैप है, नीचे देखो ना। तो नीचे वाला टर्म निकालना चाह रहा हूँ मैं ये निकाल रहा हूँ ना सर 21। मैं किसको निकाल रहा हूँ, आपका 21 हो गया, 77 हो गया और उसके बाद अगला टर्म कितना है 165 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो इनमें हमने तोड़ दिया, 4 का गैप है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसको सॉल्व करो, ये 39 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 39। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगा ना सर, वो लास्ट टर्म क्या होगा, वो लास्ट टर्म इसका होगा 1/39, फिर उसमें गैप कितने का 4 का, 4 से आगे नंबर ले जाओ तो वो कितना आ जाएगा, 39 से आगे नंबर 43 होगा ना, 4 का जोड़ोगे तो। अब होता क्या है, पहली बात तो आप ये निकालोगे, ये कैसे निकाला मैंने, नीचे वाले टर्म में गैप 4 का है ना, पहले टर्म का वैल्यू निकाल लो आप, केवल ये 3, 7, 11 इसका निकाल लो, फिर आगे वाली भी तो AP है तो उसको 4 से और इंक्रीज कर देना, गैप 4 का है ना। तो ये लास्ट नंबर इतना था, तो ऐसा केस हो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 बना लो उसको, गैप अगर 4 का है तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, पहली जो टर्म है इसका जो पहला जो टर्म है उसका पहला लेते हैं 1/3 वाला, जो लास्ट डिफरेंस कर देते हैं, जो लास्ट वाली टर्म है उसका लास्ट वाला वैल्यू ले लो 43, बस ख़त्म कहानी, यही आंसर होता है इसका। जैसे इसको सॉल्व करोगे आप 10/129 आ जाएगा, 10/129 तो इसमें है ही नहीं, ये है 10/129 इसका ऑप्शन आ जाएगा सर। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसमें करा क्या मैंने, सबसे पहले तो ये 10th टर्म इससे निकाल लिया 21, 77 और उसको तोड़ा हमने 3, 7 इस तरीके से, ये भी AP है और बाद वाली भी AP है, गैप 4 का है, तो हम इसी AP को सॉल्व कर लेते हैं ना। 3, 7, 11 इनके बीच में 4, 3, 7, 11 जो है, 3, 7, 11 जो है इनके बीच में 4 का गैप है, तो इसलिए मैंने D यहाँ पे 4 लिया है, ध्यान दो। तो D 4 रखा, फिर हमने क्या किया, उसको फर्दर सॉल्व कर दिया। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। और अगर 4 का गैप हो नीचे तो 4 ऊपर भी होना चाहिए, 4 नीचे भी होना चाहिए, पहले बना दिया, इससे कुछ नहीं होगा ना, 4 कट जाएगा। तो क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसका पहला टर्म लेते हैं और इसका लास्ट वाला टर्म, उन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो आपका ये सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाता है। ठीक है ना सर।